कहना भी कुछ चाहिए, बताना भी कुछ चाहिए। अभिव्यक्ति का यह संसार है जो कविता, कहानी, उपन्यास के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अभी हम जिस उपन्यास की बात कर रहे थे, मानवीनी भवई उपन्यास, वह जो उपन्यास है वह एक नई जो है सृष्टि को, एक नई दृष्टि को और एक नई, जिसे हम कहेंगे, पृष्ठभूमि को अभिव्यक्त कर रहा है। आज जिस उपन्यास की हम बात कर रहे थे उसमें अलग अलग तरह के जो पात्र थे, उनके अंदर जो मनोभाव थे, उनकी जो अभिव्यक्ति जो है वह किस प्रकार से हुई है, उसमें मूल रूप से हम चेतना पे हम बात कर रहे हैं कि वह जो उपन्यास है उसकी जो है मूल चेतना क्या है। कि हाँ, हम जब चेतना के स्तर की बात करते हैं तो जहाँ राजू और कालू की यहाँ पे नायक नायिका की बात हो रही थी, उसमें एक पात्र है भोली भी, और भोली जो है वह उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी एक शरीर नहीं है, उसकी भी अपनी एक चेतना है। एक लड़की जब शादी होके आती है, जब उसे पता चलता है कि उसका जो पति है वह किसी और से प्रेम करता था और आज भी वह उसी का जोगी बना घूम रहा है, तो उस स्त्री के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह जो अपना सब कुछ छोड़कर आई है, उसके बावजूद भी वहाँ वह रहने पर मजबूर है और वह रहती भी है। पति पत्नी के संबंध भी बनते हैं, संतान की उत्पत्ति भी होती है और बच्चों की शादियाँ भी होती हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता है। पूरा जो जीवन है वह किस प्रकार से एक तीसरे व्यक्ति की काल्पनिक उपस्थिति से जो है वह तबाह हो जाता है। इसका वर्णन इस उपन्यास में किया गया है कि एक व्यक्ति आखिर चाहता क्या है, उसकी जो है चाहत है क्या, और वह जो चाह रहा है उसमें उसका जो है वह निष्कर्ष उसे कहाँ पर लेकर जाता है। आखिर एक व्यक्ति किसी के बंधन में बंधता कब है, यानी कि मनोभाव, संवेदनाओं के एक ऐसे संसार का वर्णन जो है तरह तरह के उपन्यासों में, कहानियों में, नाटकों में और जिसे हम कहेंगे संस्मरणों में हुआ है। आत्मकथाओं की अगर हम बात करें तो आत्मकथाओं में हम देखते हैं कि कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। जिसमें अगर हम बात करते हैं दिनेश नंदिनी डालमिया की, दिनेश नंदिनी जो डालमिया है, उन्होंने जो है वर्णन किया है अपने प्रेम का। वह लिखती थी और उनके लेखन के माध्यम से जो है वो उनको जाना, किन्होंने, डालमिया जी ने, और वह जो है उन्होंने उनको पत्र लिखा कि वे उनसे शादी करना चाहते हैं और उन्होंने कई पत्रों का जवाब ना में दिया और अंत में जो है एक पत्र जो है उन्होंने दिया और उन्होंने उनको हाँ कर दिया। पत्रिकाओं में उनकी कविताएं पढ़ते और उनके जो है लेख पढ़ते और पढ़ने से ही उनको क्या है प्रेम हो गया। उधर जो है का उम्र में दुगने हैं, लेकिन फिर भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे जो हैं वो किस प्रकार से अपने आप को जो है वह रोक नहीं पाती हैं और लिखती हैं पीछे कारण। साफ साफ उन्होंने लिखा है, वे कहती हैं कि मुझे जो है लगता था कि मेरे पूरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो जाएगी और इसी आर्थिक सुरक्षा के लालच में वो जो है वो डालमिया जी से शादी कर लेती हैं। तो क्या ये सही है? एक स्त्री की चेतना यहाँ पर किस तरह पर जो है टिकी हुई है? या आज भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पर आर्थिक जब संसाधनों की बात आती है तो स्त्री तुरंत जो है वह तैयार हो जाती है और फिर जो स्त्रीगत जो समस्याएं हैं जिसमें पितृसत्तात्मकता है, सामाजिक रूढ़ियां हैं, पारंपरिक रूढ़ियां हैं, उन रूढ़ियों की जब बात आती है, एक स्त्री जो है वह क्या है, उसको एक पूंजी की तरह से, जिसे कहा जाता है कि उसकी देह को पूंजी की तरह से देखा जा रहा है। और कौन देख रहा है? पुरुष। और जो पुरुष उसकी देह की कीमत लगा रहा है, उसको उस देह की तरह से देख रहा है और वह जो है स्त्री है वह मना भी नहीं कर रही है। एक जो बच्ची है वह जो है एक स्त्री है, वह पढ़े लिखे, कौशल हो, गुण हो ना हो, लेकिन वह युवा तो होती है। और इसी युवा यानी कि इसी देह का प्रयोग वह किस तरीके से करती है, उसका
उसको जो है अगर देखते हैं तो एक जब लड़की की शादी की जाती है तो कहा सामान्यतः सामाजिक रूप से भी कहा जाता है कि लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर है, यानी कि शरीर की कीमत लगाई जा रही है। उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि राजू के जो है मोह पास में बंधा हुआ है कालू, वह रह रह कर उसके चित्र उसकी आंखों के सामने आ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? एक मानसिक, जिसे हम कहेंगे एक मानसिक जो चित्र जो है व्यक्ति ने जो अपने दिमाग में खींच लिया है, वह आजीवन उसके दिमाग पर अंकित रहता है। उसी का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। स्त्री की जो चेतना है वो अगर उसका विकास करना है तो उसे क्या है, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यहाँ जब आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे उन आत्मनिर्भर महिलाओं की जो आत्मनिर्भर तो रही लेकिन किस प्रकार से अपने घरों को नहीं बचा पाई। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो है आती हैं रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मैं जो है मेरे जो उनके पति जो है अफसर होते हैं, और वो क्या कहती है कि मैं जैसे ही मैं राजनीति में आई, मेरा न किसी पुरुष ने मेरी मर्जी के खिलाफ शोषण किया, न ही मैंने अपना शोषण होने दिया। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपने पति से नहीं निभा पाऊंगी, तो मैंने अपने पति को स्पष्ट बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और उसने अपने जो अन्यत्र जो संबंध है उनका सबका वर्णन अपनी आत्मकथा आपवादुरी और हादसे में किया है। इसी प्रकार से जो अगर पद्मा सचदेव की बात करते हैं हम, तो पद्मा सचदेव आत्मनिर्भर थी, लेकिन आत्मनिर्भरता के कारण उनको नहीं, उनका जो पति है वह शराब पीने लगते हैं, जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया था, और फिर उसके बाद वह दूसरी शादी करती हैं, लेकिन अपनी पहली शादी को बचा नहीं पाती हैं। इसी प्रकार जो है कृष्णा अग्निहोत्री भी अपने पति के जो है उनके पति को भी लगता है कि उनकी पत्नी जो है वह चरित्रहीन है। बहुत तरह की गाली गलौच जो शब्द जो वर्जनीय है, उन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है कि उनको ये शब्द कहा जाता था। और उनके पति एक बार पार्टी होती है तो वे किसी पुरुष से बात कर लेती हैं, तो ऊपर बुलाते हैं और उनको बहुत जोर से उनको मारते हैं कमरे में बंद करके कि तुमने उनसे इस तरीके से बात क्यों की। यानी कि वो पुरुष को पता होता है कि दूसरा पुरुष उससे किस तरीके से बात कर रहा है, उसका लहजा क्या है, उसकी चाहत क्या है, और यह जो चाहत है सिर्फ और सिर्फ स्त्री देह तक है, सीमित है। इसका वर्णन इस उपन्यास में किया है। जैसे ही अकाल आता है और खाने पीने को कुछ नहीं बचता है तो पहुंच जाता है कालू राजू का मसीहा बन के, और उसे घसीट के लाने को तैयार हो जाता है। जब वह मना करती है लेकिन नहीं, वह जो वह नहीं मानता है। इसी प्रकार जो है अगर हम बात कर रहे हैं विवाह के बाद के जो संबंध है उनकी, तो विवाह का जो बाद के जो संबंध होते हैं वह किस प्रकार से एक दूसरे की जो है भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाते हैं, और भावनाओं के ठेस पहुंचने से चेतना प्रभावित होती है। व्यक्ति क्योंकि एक देह मात्र नहीं है, वह एक जीता जागता इंसान है जिसका अपना सोचने का तरीका है, जिसका अपना विवेक है, और जैसे ही वह अपने विवेक को अभिव्यक्त करता है उसी के आधार पर उसकी चेतना का स्तर तय होता है। अगर हम कहें कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, लेकिन वही जो है बार बार किया जा रहा है, या तो आप सामान्यतः हम इसमें देखते हैं इस उपन्यास में कि किस तरीके से जो राजू और कालू और जो भोली है उनकी माओं की अगर हम चर्चा करेंगे तो उनका यहाँ पर कोई ज़्यादा जो है जिसे हम कहेंगे कि रोल दिखाया नहीं गया है। यानी कि जो एक अलग से यह वर्ग है जिसका मूल उद्देश्य क्या है, परिवार को चलाना ही मूल समस्या है। इसके बाद इनके पिताओं का जो वर्ग है वह कौन सा वर्ग है, उनको क्या करना है, वह एक अलग वर्ग है जिससे घर में बच्चे हैं उनको उनकी जो है परवरिश कैसे करनी है, उनको कैसे खाना पिलाना करना है, कैसे उनकी शादियां करनी है, यहाँ तक आके सीमित हो जाता है। इसी प्रकार से जो अगर हम बात करते हैं चैमीन उपन्यास की, तो चैमीन उपन्यास के जो पात्र हैं उनकी जो मानवीय जो संवेदना है, उनकी मानवीय संवेदनाओं का जो स्तर है वह दिखाया गया है कि जो करुतमा है उसकी भी शादी हो जाती है। शादी के बाद वह उस लड़के से शादी हो जाती है जिससे उसका पिता चाहता है,
यहाँ पर भी राजू की शादी उसी से होती है जहां पर उसका जो है परिवार चाहता है। शादी ही जीवन है या शादी के अलावा भी कोई जीवन होता है, यह मूल मुद्दा है कि एक व्यक्ति के लिए शादी, उसके अस्तित्व के लिए शादी सबसे ज्यादा जरूरी है या शादी प्रेम का जो है, प्रेम हो तो शादी करना ही जरूरी होता है। ये जो चीजें हैं यहाँ तक सीमित रह जाती है, लेकिन आगे की जो जिंदगी है उसके बारे में लेखक हो, कहानीकार हो, उपन्यासकार हो, वह ज्यादा चर्चा नहीं करता है। फिल्में जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो दिखाई जाती हैं उसमें कितने ही उपन्यास, कितनी ही कहानियां, कितने ही संस्मरण ऐसे हैं जिनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं। अगर हम पिंजर उपन्यास की बात करते हैं तो पिंजर भी जो है वह उसके ऊपर भी फिल्म बनी हुई है। उस उपन्यास में क्या है, उसमें देश विभाजन की त्रासदी जो है उसको अभिव्यक्त किया गया है, जिसमें एक स्त्री को जो है सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेने के लिए जो उठा के शादी से कुछ दिन पहले उठा लिया जाता है और उसके बाद जो है उसके साथ भले ही दिखाई है कि किस तरीके से शादी का एक वो करके वह मुस्लिम से शादी उसे साथ रहने पर वह मजबूर होती है और उस शादी को वह कभी शादी नहीं मान पाती है, लेकिन अंत में वह उसे छोड़ती भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं संवेदनात्मक स्तर पर जो है इनका वर्णन जो है वह उपन्यासकार ने मूल रूप से जो है वह सामाजिकता को मध्य में रखते हुए किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक मानसिकता की, तो इस उपन्यास की जो मूल जो पितृसत्तात्मक जो सत्ता है, जिसे हम कह सकते हैं कि पुरुष की जो सत्ता है, उसमें भी कहीं ना कहीं केंद्र में हमें महिलाएं ही नजर आती हैं। इधर अगर चैमिन उपन्यास की बात करेंगे तो करुतमा की माँ है, और उधर अगर हम बात करेंगे मानविनी भवई उपन्यास की, तो राजू जो है उसका वह भी पूर्णतया माली और फूलाडोसी के माध्यम से जो अभिव्यक्ति दी गई है वह भी उन महिलाओं के जो है वह के जो उसमें है वह उनका जो पूरा, जिसे हम कहेंगे कि उन जो महिलाएं हैं उनके पूरे वर्चस्व में वह नजर आती है। तो ये जो चीजें हैं इनको हम अगर पितृसत्तात्मक मानसिकता के स्तर पर देखते हैं तो पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है उसी के अंतर्गत जो है वह स्त्री का शोषण हमें नजर आता है। यहाँ दूसरे अगर उपन्यास की जगह अगर हम बात करते हैं, जिस उपन्यास के अंतर्गत जो है वह संस्कार उपन्यास आता है, संस्कार उपन्यास में भी जो है वह बताया गया है। संस्कार उपन्यास की भी अगर हम चर्चा करेंगे तो संस्कार उपन्यास में हम देखेंगे कि संस्कार के नाम पर जो चंद्रिका जो चरित्र है, जिसे त्याज्य चरित्र कहा जाता है, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से चरित्र जो हमें देखने को मिलते हैं। एक स्त्री जो है वह ऐसे पुरुष के साथ रहती है जो दूसरी जाति का ही नहीं, वह सारे जो ब्राह्मण जाति में जिसे हम कहेंगे कि उसमें सारे जो त्याज्य माने जाते हैं, जो त्यागने के योग्य हैं, वह अवगुण वह धारण करता है और एक दूसरी जाति की पराई स्त्री को अपने साथ रखता है। और यह जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के में ये जो है साफ रूप से इस चीज को दिखाया गया है कि उसके दाह संस्कार की समस्या जो है वह बनती है। कहने का अभिप्राय ये है कि मानविनी भवई उपन्यास जो है वह मूल रूप से अकाल यानी कि जो गरीबी पर आधारित उपन्यास है, जिसमें एक प्रेम कहानी को जिसमें अलग अलग भागों में एक रील की तरह से प्रेम कहानी चल रही है, और इस प्रेम कहानी का वर्णन जो है वह उपन्यासकार ने इस तरीके से किया है कि वह सारी हमें गड़बड़ सी नजर आती हुई एक कौन सी रोशनी हमें दे रही है, कौन से मूल्य हैं जिनकी स्थापना उपन्यासकार करना चाहते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो स्पष्ट रूप से एक चीज निकल कर सामने आती है कि मानविनी भवई का अंत में क्या होता है, उपन्यास में जैसे लगने लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसे दौर आते हैं, उसे ये महसूस होता है, उसे यह लगता है कि अब शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है और यह जो सांसें हैं वह मेरी अंतिम सांसें हैं। और यही स्थिति जो है
वह मानविनी भवई के उपन्यास क्यों जो है राजू के साथ को उपन्यास में जो नायिका है राजू के साथ भी यही होती है। और कालू भी हमें तड़फता सा नजर आता है। चेमीन उपन्यास और मानविनी भवई उपन्यास, दोनों ही उपन्यास के जो अंतिम जो दृश्य हैं वह कहीं ना कहीं मेल खाते से नजर आते हैं। दोनों ही उपन्यासों में जो है दिखाया गया है कि जैसे अंतिम समय में वह प्राण त्यागने वाला, और उसी समय क्या हो जाता है, उसी समय जैसे ही अलविदा कहने वाले होते हैं तभी राजू को जो है राजू से दूध पिलाना शुरू करती है। और जैसे ही दूध पीना शुरू करता है कालू, और उसके अंदर उसकी चेतना आनी शुरू हो जाती है। आहिस्ता 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 से वह चेतनमय हो जाता है। और जब वह चेतनमय हो जाता है तब जो है यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि किस अब जो है बरसात होती है, और बरसात होने के बाद चारों तरफ पानी जो है वह भर जाता है। और पानी भरने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे एक बहुत ही खूबसूरत एक जन्नत भरा जीवन वापस लौट आया है। यहाँ पर मरी हुई यानी कि ध्वस्त हुई चेतना का जो है उत्सर्ग उपन्यासकार ने दिखाया है कि किसी व्यक्ति की चेतना को प्रभावित करने वाले बहुत से सत्र हैं, जिसमें उसकी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं है, उसकी लड़ाई स्वयं से है। वह चाहता है कि वह अपना बेहतर करे, लेकिन वह नहीं कर पा रहा है, जिसका उसे दंश है। मानविनी भवई जो उपन्यास है, अंतिम दृश्य में अगर आप देखेंगे तो उस दृश्य में हमें ये चीज सामने नजर आती है कि राजू और कालू जो हैं वो उन बरसात होने के बाद जो है वह दोनों खूब पानी पीते हैं। और ये नहीं दिखाया है उपन्यासकार में साथ रहते हैं कि अलग रहते हैं कि कैसे रहते हैं। इस प्रकार से जब बात चेतना की ही की जाती है तो उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि यह मानवीय संवेदनाओं का मामला है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है, जिसे वस्तुओं की कीमत पर नहीं तोला जा सकता है। यह जो उपन्यास है यह इसी भाव को लेकर लिखा गया है। और इस उपन्यास की जो मुख्य जो नायिका है वह जो राजू है, वह भोली जो उसके प्रेमी की पत्नी है, यानी कि कालू की पत्नी है, उसे वह खूब सजा धजा के रखना चाहती है, उसे वह खूब अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वह अपनी छवि देख रही है। सिर्फ कालू को दंश नहीं है, यहाँ दंश राजू को भी है। लेकिन राजू महिला होके भी क्या कर रही है, वह अपने रिश्ते को निभा रही है। और कालू पुरुष होके क्या कर रहा है, कालू जो है वह आज भी चाहता है कि वह उसके पास लौट आए, वह उसके पास आके रहे। यानी कि राजू और जो कालू का यह जो प्रेम है, यह कहीं ना कहीं उच्चतम सीमाओं को छूने के प्रयास में न होकर कहीं ना कहीं दैहिक सुख पर टिका हुआ है। यानी कि एक पूरी जो स्त्री है उसे एक देह माना जा रहा है, उसे इंसान नहीं माना जा रहा है। इंसान जिस दिन मान लिया जाएगा उस दिन समाज से यह समस्या खत्म हो जाएगी। उपन्यासकार ने जो उपन्यास में जो लिखा है उसकी अगर हम मूल पात्र के अलावा अगर हम बात करते हैं, एक पात्र है माली। माली का अंत तक दिखाया है कि वह अपनी दुष्टताओं के कारण किस प्रकार से दूसरे व्यक्ति का जीवन प्रभावित कर रही है। अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति की दुष्टता की बात, कहने का मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से चीजें जो है वह बदल रही हैं, किस प्रकार से उनमें परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से उनमें जिसे हम कहेंगे कि वो अलग अलग बांटी जा रही हैं। यहाँ पर जो भाव के बांटने की बात है, स्त्री और पुरुष के अगर हम देखेंगे तो दोनों के प्रति समाज के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग भाव यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि राजू के प्रति लोगों की क्या अवधारणा है और कालू के प्रति लोगों की क्या अवधारणा है। यह जो मुद्दा है यह काफी विचारणीय मुद्दा है। और इसी मुद्दे को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो एक नई चीज निकलकर सामने आती है। स्त्री के प्रति दृष्टिकोण और पुरुष के प्रति दृष्टिकोण में यहाँ पर जो स्त्री है उसे आत्मनिर्भर नहीं दिखाया गया है, आत्मनिर्भर नहीं है वह। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं सुशीला टागभोरे को अगर हम लेते हैं, या फिर सुशीला टागभोरे तो नौकरी करती हैं, अगर हम लेते हैं मैत्री पुष्पा को, मैत्री पुष्पा जो है वह पूर्णतया गृहिणी है,
लेकिन उन्होंने जो है वह अपना मुकाम जो है वह स्वयं हासिल किया है। और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज के हर वर्ग को जो है वह शीशे की तरह, जिसे कहेंगे हम दर्पण की तरह से अपनी कहानियों में, उपन्यासों में, अपने नाटकों में स्पष्ट रूप से समाज के सामने दृष्टिगत किया है। अगर हम देखते हैं यहाँ जो उपन्यास की जो नायिका है राजू, ऐसी ही स्थिति हमें चैमिन उपन्यास की नायिका की भी लगती है। चैमिन उपन्यास की नायिका पर भी विश्वास नहीं किया जाता है। विश्वास जब व्यक्ति पर नहीं किया जाता है तो वह किस तरीके से उसकी चेतना आहत होती है। सही को सही, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ कहने का, यानी कि स्पष्ट करने का या अभिव्यक्त करने की जब चीजें आती हैं तो किस प्रकार से जो है वह व्यक्ति अपने आप को सही साबित करता है। कहा जाता है कि सच को सफाई की और झूठ को गवाही की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सच जब घर से निकलता है तब तक झूठ जो है वह चारों तरफ फैल चुका होता है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर इस प्रकार का एक भाव इसमें दिखाया है कि राजू, अंत में राजू और कालू का जो है वह दिखा के, संगम दिखा के, उनका प्रेम मिलन दिखा के लेखक जो है वह वाहवाही लूटना चाहता है कि हमने प्रेमियों को मिला दिया। कौन सी प्रेमी, किस प्रेम की हम बात कर रहे हैं? कौन सी जो जिसे हम कहेंगे कि हमने कौन सी अवधारणा, यानी मीडिया ने जो हमारे दिमाग में जो चित्र खींचा उसको हमने चरितार्थ किया। जो हम अपनी आंखों से जो है वही कल्पना और यथार्थ में फर्क होता है, रील और रियल में भी अंतर होता है। वही कल्पना, वही परिकल्पना हमने अपने जेहन में उतारी और उसी को हम चरितार्थ करने में लगे हुए हैं। और जब व्यक्ति चरितार्थ करता है तो यथार्थ होता है, और यथार्थ और कल्पना में जमीन आसमान का अंतर होता है। कल्पना के आधार पर रचना की जाती है, कल्पित होती है। साहित्य के माध्यम से जो उपन्यास में जो दिखाया है वो कल्पना को रचा गया है। एक व्यक्ति क्या जो है परिकल्पना कर सकता है और उसने उसको किस प्रकार से दिखाया है। एक लेखक एक व्यक्ति ही तो है, उसे जो वह अपने भावों को लिख रहा है वह समाज के सामने उसे परोस रहा है या उसे रखा जा रहा है। तो क्या है वह समाज के यथार्थ से उठाकर कुछ टुकड़ों को क्या है उसमें रंग भरना, उसमें रंग भर के जो है वह समाज के सामने रख रहा है, और समाज क्या है उसे ले रहा है, किस तरीके से उसे ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करके किस प्रकार से उसे आत्मसात कर रहा है। उधर दूसरे चैमिन उपन्यास की नायिका को अगर हम देखेंगे तो चैमिन उपन्यास की नायिका क्या करती है। चैमिन उपन्यास की नायिका अंत में दिखाया है कि दोनों की जो है समुद्र उनको निगल जाता है, और समुद्र के निगल जाने से क्या चीजें हैं कि वह जो है समुद्र ने उनको निगल लिया समुद्र में, और एक तरफ जो है वह करुतमा की लाश है, दूसरी तरफ जो है वह उसका जो प्रेमी है उसको उसके आगोश में दिखाया गया है। तीसरी तरफ उसका पति है, वह भी जो है क्या है उसका पति भी जो नाव में डूबने से उसकी भी मौत हो जाती है। जब इस प्रकार का अंत होता है तो हमें बड़ा भय लगता है, और भय देख के लगता नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, उपन्यासकार को शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस प्रकार से हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें नई दृश्य, अंतिम दृश्य बड़ा गलत हुआ, यानी कि हम संवेदनात्मक स्तर पे जुड़े, हमारी चेतना उससे प्रभावित हुई, और हमारे जो चेतन मूल्य हैं वो जो है वो पर इतने उससे प्रभावित होने के बाद जो है हमने क्या किया, हमने उसे स्वीकार करने से मना किया। किसी व्यक्ति का जो मांस गिद्ध खा रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ बर्बरता हो रही है उसे हम किस तरीके से जो है हमारा मन मानने से इनकार कर देता है और हम पीछे हट जाते हैं। एक छोटी सी बच्ची पंचमी जो है वह रह जाती है, उसकी मौसी की गोद में दिखाया, पंचमी की गोद में जो है वह करुतमा की बच्ची है। इधर जो है भोलिका की चर्चा नहीं है, और जैसे ही जो है राजू है वह अपना दूध जैसे पिलाने लगती है, और कालू जब पीने लगता है तो उसकी चेतना जागृत हो जाती है, वह चेतनशील हो जाता है, क्योंकि वह उसके जब से उसने होश संभाला है उसके प्रेम में जो है पूर्णतया डूबा हुआ है। और उस जिसे हम कह रहे हैं एक दैहिक प्रेम, अनुभूति का प्रेम जिसे दिखाने का प्रयास उपन्यासकार ने किया है, वह एक ऐसा
अंत में एक रचनात्मकता, जिसे हम कहेंगे अंत में एक चेतना के साथ वह खत्म होता है। और उसमें हमें लगता है कि वो बरसात होती है, यानी कि परमात्मा ने खुश होकर जो है वह बरसात कर दी है। बरसात होने से क्या हो गया कि वह जो दृश्य है वह एकदम से तसल्ली देने वाला दृश्य है। तो मानविनी जो भवई जो उपन्यास है, वह जो उपन्यास है वह स्त्रीगत मुद्दों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी अपने आप में समेटे हुए है। एक स्त्री को जो है मात्र जो कहती है कि करूँ वो क्या नाम है, बोलती है राजू की, जैसे ही उसको साहूकार ने जैसे उसे छुआ तो उसके हाथ में जो है वह जो हथियार था, उसे लग रहा था कि वह उससे उसकी गर्दन को काट डालेगी, और वह उसको वह एकदम से चंडी का रूप धारण कर लेती है। कहने का अभिप्राय क्या है? आप स्त्री के शरीर को छू सकते हैं, उसकी चेतना को नहीं। आप उसके शरीर को पा सकते हैं, उसे नहीं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पूर्णतः दिखाया गया है कि देह और चेतना में बहुत गहरा अंतर होता है, और चेतना ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है वह विकास करती है। व्यक्ति की चेतना का स्तर, उसकी अपनी जिसे है कहेंगे हम आत्मसात करने की जो शक्ति है, और जिसे हम कहेंगे कि चेतनशील जो व्यक्ति है वह समाज को विकास की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले वह अपने आप से लड़ता है, और अपने आप से लड़ने के बाद जब वह एक सशक्त और मजबूत बनता है तब वह समाज को दिशा देता है। तो मानविनी भवई उपन्यास की मूल संवेदना पे हमने आज चर्चा की, और उसकी प्रासंगिकता पे हमने बात की, उसकी उपयोगिता पे हमने बात की, और किस प्रकार से वह इस उपन्यास का जो है वह एक सामाजिक यथार्थ को यह उपन्यास समेटे हुए था। तो यह थी मानविनी भवई उपन्यास की मूल संवेदना।